विजुअल में आपका स्वागत है और खास कार्यक्रम सियासी रंग लेकर आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठक-बैठक राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। किसानों के समर्थन में 7 से 15 जनवरी तक जिले से लेकर ब्लॉक स्तर तक विरोध प्रदर्शन का कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है। उसके बाद नए कृषि कानूनों के विरोध में 20 जनवरी को कांग्रेस जंगी प्रदर्शन करेगी। कमलनाथ ने कहा, कृषि कानून सिर्फ कृषि क्षेत्र का निजीकरण करेंगे। एमएसपी की संभावना भी आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। एनडीए की समर्थक पार्टियां भी अब कृषि कानून को लेकर विरोध करने लगी हैं। कानून के चलते किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। तीनों कानून सही मायने में काले कानून हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का कहना है, इन दिनों कमलनाथ का हाल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा हो गया है। अब किसान कांग्रेस के साथ नहीं है तो वे छिंदवाड़ा में जाकर अपने अस्तित्व को बचा रहे हैं। न ही मध्य प्रदेश से उनका लगाव है और न ही प्रदेश के लिए उन्होंने कुछ किया है। ये बात छिंदवाड़ा की जनता भी जानती है। अपने देश को आगे ले जा सकता है। सोशलिज्म की बात नहीं थी, पब्लिक सेक्टर की बात नहीं थी। जब हम ये बड़े बड़े कारखाने बीएचएल खोले, तरह तरह के बड़े पूरे विश्व में इंदिरा गांधी जी के सोशलिज्म पर, नेशनलाइजेशन पर आलोचना की जाती। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जनसंघ ने इसका विरोध किया। तो अच्छी बात है, हमने कब कहा, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने आपको जरूर छोड़ दिया है, क्योंकि ना आप मध्य प्रदेश के थे, न मध्य प्रदेश से आपका कोई लगाव है, न मध्य प्रदेश से साथ आपकी किसी प्रकार का संबंध है। आपने मध्य प्रदेश के अंदर छिंदवाड़ा के उन गरीबों के साथ जो किया वो छिंदवाड़ा की जनता भी जानती है। अब छिंदवाड़ा की जनता भी भ्रम में नहीं है। आपके नौजवान पुत्र उतरे थे मैदान में, छिंदवाड़ा की जनता ने उनको भी बताया था, शायद ध्यान में हमको होगा कितने मतों से जीते थे, आगे क्या होगा ये छिंदवाड़ा की जनता भी आपको बता देगी। खबर पर बात करेंगे, सनी मालवी हमारे साथ जुड़ गए, भोपाल संवाददाता। सनी, दिल्ली की सीमाओं पर जिस तरह से देखा जाए तो अन्नदाता पिछले 43 दिनों से आंदोलन करते दिखाई दे, कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और अब जिस तरह देखा जाए कई राज्यों से किसान जो है इस आंदोलन को समर्थन करने दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं, तो वहीं सियासी दलों में भी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। और ऐसे में आज कमलनाथ ने जिस तरह से बात कही, उस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी तंज कसा है। क्या कहीं से लेकर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से दिल्ली में जो 43 दिन के लेकर कृषि कानून का जो विरोध चल रहा है, उसको लेकर अब मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। और किसानों के समर्थन में अब कांग्रेस सड़कों में उतर गई है। और लगातार अब 16 जनवरी से छिंदवाड़ा में कांग्रेस एक किसान सम्मेलन करने जा रही है बड़े स्तर पर। और बिल्कुल जो कमलनाथ छिंदवाड़ा के हैं और उसी जगह से ये किसान आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। और ये आंदोलन 7 से 15 जनवरी तक जिले ब्लॉक स्तर तक विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। उसके बाद नए कृषि कानून के विरोध में 20 जनवरी को जंगी प्रदर्शन करेगी। उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने 20 जनवरी को मुरैना में किसान सम्मेलन और 23 जनवरी को कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में राजभवन का घेराव करेगी। इसके साथ ही कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से वैसे प्रचार प्रसार राजनीति में विश्वास नहीं करता, लेकिन जिस प्रकार जो कृषि कानून आया है उसको लेकर बहुत खतरे का एक कृषि कानून है। आजादी के बाद ही जनसंघ देश के उद्योग धंधों का निजीकरण की बात करता था, लेकिन बैंकों में राष्ट्रीयकरण के समय भी जनसंघ ने विरोध किया था। इसको लेकर कृषि कानून केवल कृषि क्षेत्र का निजीकरण करेगा, जिसमें एमएसपी की संभावना भी आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। और एनडीए में समर्थक पार्टियों में भी अब कृषि कानून को लेकर विरोध करने के लेकर बिल्कुल इसको लेकर विरोध शुरू हो गया। उसको लेकर आज बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। जिस प्रकार से आगामी नगरीय निकाय आ रहे हैं और जिस प्रकार से पूरे देश में कृषि कानून का विरोध हो गया, अब इसको लेकर अब कांग्रेस एक बड़े स्तर पर एक आंदोलन करने जा रही है। इसको लेकर पूरे जंगी प्रदर्शन कर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में कांग्रेस अब जुट गई है। इसको लेकर बड़े संख्या में किसान
कांग्रेस किसान नेताओं को जो किसान है उनको जो प्रदर्शन करने के लिए भी जुड़ गई है। और जिस प्रकार से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कमलनाथ पर एक तंज कसा है, उन्होंने कहा है कि कमलनाथ जी का हाल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा हो गया। अब वो किसानों के कांग्रेस के साथ नहीं है तो वह छिंदवाड़ा में जाके अपना अस्तित्व को बचा रहे हैं। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि अदर कंटेक्ट फार्मिंग हमने पहले शुरू कर दी, तो केरल में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ भी MP 20 एक नहीं था। कमलनाथ तो अरुण यादव के कंधों पर बोझ डालकर चले गए थे, ना आपका मध्य प्रदेश से लगाव है, ना आपको कुछ किया, या आपकी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कर रहा। साथ ही जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये होने वाले जो प्रदर्शन होने वाला है बड़ा आंदोलन, उसको लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा किसान अब आंदोलन तो कर ही नहीं रहे, कुछ लोग नासुल्लागंज पहुंच गए, लोग के साथ नहीं थे, ट्रैक्टर के साथ ट्राली तक नहीं लगी थी, कभी खिलौना ट्रैक्टर लेकर जाते हैं, उनका आंदोलन फेल होगा। चलिए बिल्कुल, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया सनी। पश्चिम बंगाल के अल्प प्रवास पर पहुंचे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नरोत्तम मिश्रा का स्वागत किया, तो वहीं जनता ने भी गर्मजोशी से फूल बरसाए। जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार के संकट मोचक कहे जाने वाले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बंगाल विधानसभा चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया है। साथ ही विशेष तौर पर कुछ सीटों की जिम्मेदारी भी गृह मंत्री को दी गई है। भाजपा आने वाली है ये दिख रहा है, क्योंकि अब जनता खड़ी हो गई है। इस पश्चिम बंगाल का जितना शोषण होना था हो चुका। 34 साल तक गरीबों की बात करने वाले, मजदूरों की बात करने वाले कम्युनिस्ट बात गरीबों की करी और पैसे वाले बन गए। ये ममता बनर्जी गरीब को एक रोटी जो गरीब खा रहा था उसको 2 रोटी का लालच देके हाथ की रोटी भी छीन ली इस ममता बनर्जी ने। मोदी जी ने लॉकडाउन में गेहूं भेजा, गेहूं खा गए इसके लोग क्या। अभी मुझसे किसान लोग मिले, यहीं पर मैं आया, होटल में ठहरा हूं। वो कह रहे हैं कि साहब जो 10,000 रुपया हमारे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी किसान कल्याण के भेजते हैं, किसी घर में 5 बुके हैं तो 50 हजार रुपया साल का आ रहा है। जो 1 बीघा का, 2 बीघा का, 1 एकड़ का, 2 एकड़ का किसान है वो पश्चिम बंगाल में करवा दो। पश्चिम बंगाल में किसान को पैसा नहीं आ रहा जो प्रधानमंत्री भेज रहे हैं। गरीबों के लिए जो घर प्रधानमंत्री आवास के भेजे जाते हैं, 2 और 4 घर साल भर में बनाए जाते हैं, पूरा पैसा कहां चला जाता है मित्रों आप सब जानते हैं। इस खबर पर बात करेंगे, राजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश स्टेट हेड। राजेश जी, पश्चिम बंगाल में मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं का दबदबा देखने को मिलने लगा और जिस तरह से चुनावी माहौल वहां पर बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन और जब बात गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की आती है तो ये कहा जाता है कि संकट मोचक है, क्योंकि इससे पहले कई उदाहरण निकलकर सामने आए। उत्तर प्रदेश एक बड़ा उदाहरण, और अब पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी जिस तरह से उनको दी गई है, आज दौरे पर पहुंचे, किस तरह देखें इन बातों को? बिल्कुल कमर, निश्चित तौर पर अगर हम पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो बीजेपी के लिए काफी ये अहम राज्य है जहां पर विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। और बीजेपी लंबे समय से यहाँ पर अपनी रणनीति स्ट्रेटजी बनाने में, पुख्ता करने में जुटी हुई है। जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय दिग्गज नेता मध्य प्रदेश से ही आते हैं, उनको यहाँ का प्रभार दिया गया है और लंबे समय से कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और लगातार एक स्ट्रेटजी रणनीति बना रहे हैं। और ममता सरकार के खिलाफ लगातार बीजेपी समय के अनुसार आक्रामक होती जा रही है। अब अगर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की हम बात करें, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की गिनती उन रणनीतिकारों में होती है, उन संकट मोचक नेताओं में होती है जो जिन्हें जिस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है वो उस पर खरा उतरते हैं। हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के वक्त यूपी की जिम्मेदारी उनको दी गई थी और जहां की जिम्मेदारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को दी गई थी वहां की अधिकांश सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी। अब पश्चिम बंगाल एक बीजेपी के लिए बड़ा टास्क और इस टास्क में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को वहां पर उतारा गया है। जिम्मेदारी वहां पर कई क्षेत्रों की दी गई है और जिस तरह से आज उन्होंने हल्ला बोला, जिस तरह से तमाम तरह के उन्होंने
आरोप जी। जो वहां की सरकार है, ममता बनर्जी सरकार, उस पर लगाए और कहीं ना कहीं ये बताया कि किस तरह से वहां पर जनता के साथ छलावा हो रहा है, जनता के साथ धोखा हो रहा है, केंद्र के पैसे का किस तरह से वहां पर दुरुपयोग किया जाता है और कहीं ना कहीं इसके जरिए एक बड़ा हमला ममता बनर्जी सरकार पर और साफ तौर पर बीजेपी यहाँ से किस स्तर की तैयारी उसकी चुनाव को लेकर है ये भी बताया उन्होंने। तो कुल मिलाकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जिम्मेदारी दी गई है, उनका एक्शन आज साफ पश्चिम बंगाल में दिखा। बिल्कुल राज जी, और यहाँ पर एक बात और कहते दिखाई दिए हैं गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जनता में जो उत्साह देखने को मिल रहा है उससे ये आहट सुनाई देने लगी है कि अब पश्चिम बंगाल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे अगली खबर का। मध्य प्रदेश के बजट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगले महीने राज्य सरकार का बजट आने वाला है। हमने तय किया है ये बजट मंत्री अधिकारी तो बनाएंगे लेकिन इसमें प्रदेश की जनता से भी सुझाव लिए जाएंगे। आत्मनिर्भर एमपी के लिए ये बेहद ज़रूरी है। माय गॉव पोर्टल पर लोग बजट के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं। ये बजट जनता का और आत्मनिर्भर एमपी का बजट होगा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बर्ड फ्लू को लेकर कहा है कि इसे लेकर बैठक कर जरूरी फैसले लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है। हमने फैसला किया है कि बजट केवल मुख्यमंत्री, मंत्री और केवल अफसर नहीं बनाएंगे। हम तो एक्सरसाइज करेंगे ही, हम तो पूरा सोच विचार करेंगे ही। लेकिन मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपील करता हूं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए बजट कैसा होना चाहिए, उस संबंध में जिसके जो सुझाव हों, अलग अलग सेक्टर के भाई बहन, अलग अलग क्षेत्रों के भाई बहन और अलग अलग अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ, सबसे मैं अपील करता हूं कि माई गव पोर्टल पर अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। और खबर पर बात करेंगे। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं राज सक्सेना, मध्य प्रदेश स्टेट हेड। राज जी, बजट की तैयारियां अब सरकार करती यहाँ पर दिखाई देने लगी और इस बजट में खास बात ये देखने को मिल रही है कि जिस तरह से खुद प्रदेश के मुखिया ये बात कहते नजर आ रहे हैं, जनता का बजट है और साथ में यह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का भी बजट है, इसलिए जनता से भी सुझाव लिए जाएंगे और जो जानकार उनको भी, उनसे भी सुझाव लिए जाएंगे। लेकिन ऐसे स्थिति में जिस तरह से देखा जाए कोरोना काल चल रहा है, अर्थव्यवस्था बेपटरी हो चुकी है, तो ऐसे में बजट की क्या कुछ रूपरेखा हो सकती है? निश्चित तौर पर जिस तरह आपने कहा कि कोरोना काल चल रहा है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर भी लाया जा रहा है और तमाम तरह के उपाय सरकार द्वारा इसको लेकर किए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तेजी से काम कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है और जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अलग अलग सेक्टर के लोगों से बजट को लेकर सुझाव लिए जाएंगे, चाहे विशेषज्ञ हों, अर्थशास्त्री हों, युवा हों, आम लोग हों, महिलाएं हों, अलग अलग सेक्टर के प्रमुख हों, उद्योगपति हों, व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग हों, जितने भी सेक्टर हैं उनसे सुझाव लिए जाएंगे कि आखिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए किस तरह का बजट होना चाहिए। सरकार या सरकार की जो पूरी टीम है या जो वित्त विभाग पूरा है या जो वित्त मंत्री हैं, वो अपने तरीके से तो बजट डिजाइन करेंगे ही, बजट बनाएंगे ही, लेकिन इसमें जनता से जुड़े, अलग अलग तबके से जुड़े लोगों के विचार, सुझाव इसमें समाहित किए जाएंगे और जो लगेगा सरकार का कि नहीं, इस दिशा में हमने अभी काम नहीं किया, इस दिशा में हमने नहीं सोचा, इस पर भी, इसको भी इस बजट में समाहित करना चाहिए। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि जो सोच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है, उनकी सरकार की है कि जो बजट आए वो जनता के अनुरूप आए, जनता के सुझावों के आधार पर उसको तैयार किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं जब बजट सामने आए तो जनता के बीच में ये मैसेज जाए कि नहीं, जो बजट है वो जनता के फायदे के लिए है, वो मध्य प्रदेश के विकास के लिए है, वो मध्य प्रदेश के
तेजी से बढ़ते हुए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप है उस दिशा में है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस तरह की बात या इस तरह के सुझाव लोगों से मांगे। चलिए क्षमा मत के, आपका शुक्रिया राजेश जी। छत्तीसगढ़ में धान खरीद, बारदानों की कमी और धान उठाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जंगी प्रदर्शन के मूड में है और इसका ऐलान भी कर दिया है। 13 जनवरी और 22 जनवरी को भाजपा द्वारा जंगी प्रदर्शन किया जाएगा। पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने बताया, 2 साल के दरमियान धान खरीद के मामले में किसानों के सामने जो परेशानियां आई हैं वे पूरे प्रदेश के लिए चिंतनीय है। राज्य की सरकार अपनी नाकामी और अपनी कमियों को छुपाने के लिए बार बार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। इसी के चलते बीजेपी ने प्रदेशव्यापी आंदोलन का फैसला किया है। 13 जनवरी को पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आंदोलन किया जाएगा और 22 जनवरी को प्रत्येक जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरे प्रदेश के किसान उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं और इसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रदेश व्यापी आंदोलन की घोषणा की है। आने वाले 13 जनवरी को मकर संक्रांति के पूर्व लाहड़ी के दिन न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरे के खबर में बात करेंगे। निधि प्रसाद जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता। निधि, किसानों का मुद्दा लगातार सियासत राजनीति से परवान चढ़ता दिखाई देने लगा और इसको विपक्ष लगातार भुनाने की कोशिश में, और ऐसे में किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर बात की जाए, चाहे धान खरीद का मामला हो, बारदानों की कमी को लेकर हो या फिर खरीद केंद्रों पर आने वाली अन्नदाताओं के साथ परेशानी को लेकर है। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने का मूड बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी और इसको लेकर जंगी प्रदर्शन का ऐलान करती यहाँ पर दिखाई दे रही है। किस तरह देखें? तो बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है धान खरीदी को लेकर के। और आज ही जिस तरह से कृषि कानून की अगर हम बात करें तो उसे लेकर भी किसानों का एक जत्था जो है वो दिल्ली रवाना हुआ है। इसके साथ ही धान खरीदी, बारदानों की कमी, इसको लेकर एक जंगीय प्रदर्शन का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है जो कि 13 जनवरी और 22 जनवरी को होना है। इसके लिए 7 और 9 जनवरी को बैठक लेकर इसकी रूपरेखा भी भारतीय जनता पार्टी तैयार करेगी। लेकिन जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा है कि राज्य सरकार किसानों को भ्रमित कर रही है, उनके साथ राजनीति कर रही है, इसे देखते हुए लगातार अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी करारा जवाब देते हुए कहा है कि ये वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है उसकी गलत जानकारी केंद्र को दी है और इस वजह से ही धान की जो खरीदी है वो बाधित हुई है। और यही मुख्य मुद्दा है। यहाँ वे धान की खरीदी को लगातार केंद्र को गलत जानकारी देकर बाधित करते हैं और एक और जंगीय प्रदर्शन का ऐलान करके किसानों के हितैषी खुद को बताते हैं। तो मुख्य तौर पर ये जो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का वो बेनकाब हो गया है और जनता इनका जो दोहरा चरित्र है उसे लगातार समझ गई है। मुख्य तौर पर हमने हर तरह से वो कोशिश की है कि किसानों को लाभ दिया जाए और दौरे के दौरान हम धान खरीदी केंद्रों का भी निरीक्षण कर रहे हैं। ना ही बारदाने की कमी है और ना ही धान की खरीदी में कोई दिक्कत हो रही है। इन्होंने जो केंद्र को जानकारी दी है उस जानकारी की वजह से ही हमें धान की खरीदी में 1 महीने की लेट लतीफी हुई और इसके साथ ही 24 लाख मीट्रिक टन की जो अनुमति मिली है वो भी काफी देर में मिली है। केवल भारतीय जनता पार्टी के केंद्र को गलत जानकारी देने की वजह से धान खरीदी बाधित हुई है। जी बिल्कुल। और लेकिन जिस तरह से एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करती बीजेपी यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि बार बार जब बारदानों की कमी की बात होती है या फिर राशि की बात हो जो केंद्र से मिलने वाली है, इसको लेकर भूपेश बघेल सरकार लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर होती दिखाई देती है। अब ऐसे में जिस तरह से एक मूड अलग अंदाज में बनता बीजेपी का नजर आ रहा है, किस तरह देखें इसको? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार अगर बात की जाए तो बारदाने की कमी में भी यही कहना है कि इसकी व्यवस्था राज्य की सरकार करती है, ना कि केंद्र की सरकार। लेकिन मुख्य तौर पर अगर बात की जाए राज्य की सरकार की व्यवस्था की तो उन्होंने भी बारदानों को लेकर संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी। चाहे वो प्लास्टिक के बैग हो, चाहे पुराने किसानों के बारदाने हो, उसमें भी खरीदी लगातार निरंतर जारी रही। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बारदानों को लेकर कहा है कि उन्होंने व्यवस्था नहीं की, लेकिन उस अव्यवस्था में भी हमने
अन्य राज्यों में व्यवस्था की, बारदानों की कमी नहीं हो रही है किसानों को, और अगर कमी होती है तो हमने जिस तरह से पहले कहा है कि पुराने बारदानों में भी खरीदी की जाएगी धान की, और उस तरह से हमारी जो व्यवस्था है वो बरकरार है। कहीं भी अगर कमी होती है तो निश्चित ही किसानों की जो पुराने बारदाने हैं उसमें खरीदी की जाएगी, लेकिन धान की जो खरीदी है वो प्रभावित नहीं होगी। चलिए, तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद निधि। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू एक दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचे। यहां उन्होंने दुबेपुर ब्लॉक के बांसी न्याय पंचायत और जयसिंहपुर के बरौसा में संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यक्रम को संबोधित किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश पर कार्यक्रम का आयोजित किया गया। अजय कुमार लल्लू ने कहा, गाय सर्दियों में मर रही हैं और मुख्यमंत्री गुड़ खिलाकर फोटो खिंचवाते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ये ब्रांडिंग की सरकार है। प्रदेश अध्यक्ष यही नहीं रुके, दुष्कर्म की वारदातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था, जो बेटी बहन की तरफ आंख उठाएगा उसका राम नाम सत्य होगा। वहीं बेरोजगारी और बढ़ते अपराधों को लेकर भी पीसीसी चीफ ने योगी सरकार पर हमला बोला है। साथ ही लल्लू ने कहा कि मैं आपसे विनती करने आया हूं, अपने परिवार में आइए, हमें मजबूत करिए और लंका दहन की तैयारी कीजिए और 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाइए। आग्रह विनती करने आया हूं, आइए अपने परिवार में आइए, मजबूत करिए और इस लंका दहन की तैयारी करिए। 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाइए। मर रही है चारे के अभाव में, ठंड के अभाव में, लेकिन मुख्यमंत्री गुड़ खिलाकर फोटो खिंचवाते हैं। ये ब्रांडिंग की सरकार है। इस सरकार में नौजवान में हाल रोजगार नहीं है, सारी भर्तियां कोर्टों में है, और नहीं तो भर्तियां निकलने से पहले पेपर आउट है। देश में मुद्दे हैं तो सियासत है, सियासत है तो सियासी गलियारों में हर रोज कोई ना कोई सियासी रंग निकलकर जरूर सामने आता है। ऐसे कुछ और सियासी रंगों के साथ कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।